कम इन सर। कम इन। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बैठिए विजय। विजय, कोविड संबंधित एहतियात के तहत आपकी कुर्सी दूर रखी गई है और मास्क का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, लेकिन चूंकि कुर्सी सेफली काफ़ी दूर है इसलिए मैंने मास्क हटा लिया है। आप चाहें तो आप भी हटा सकते हैं। ठीक है, अपनी जाति या संप्रदाय का संकेत किए बगैर अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम विजय है और मैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद का मूल निवासी हूँ। मेरी स्नातक की पढ़ाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा से एवं शिक्षा स्नातक 2019 में राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय आगरा से हुई है और वर्तमान में मैं खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर मथुरा में कार्यरत हूँ एज ए ट्रेनिंग। कितने साल से आप खंड शिक्षा पदाधिकारी हैं? सर हाल ही में अभी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था। अभी कितने दिन पहले ज्वाइन किया? 16 मार्च को मैंने ज्वाइन किया। अभी 4-5 ही दिन आपने काम सर, किया है। सर। आप फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। फिरोजाबाद का नाम फिरोजाबाद क्यों है? सर अकबर के जो मनसबदार थे उन्होंने अपने इस नगर को बसाया था, इसलिए फिरोज शाह उनका नाम था, उन्होंने अपने नाम पर रखाया था इसका। अच्छा, इसका फिरोज शाह तुगलक से कोई संबंध नहीं है? जी नहीं सर। अच्छा जी, तो अकबर के मनसबदार थे फिरोज शाह? यस सर। ठीक, उन्होंने बसाया था। यस सर। किस लिए जाना जाता है? कोई ख़ास चीज़ है जिसके लिए विख्यात है? सर सुहाग की निशानी होती है चूड़ी, तो उसका चूड़ी का उद्योग यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इस वजह से इसको सुहाग नगरी के नाम से भी कहा जाता है। सुहागन का शहर? हाँ, सुहाग नगरी। सुहाग नगरी। यस सर। अच्छा, जिस तरह से औरतें सुहाग के प्रतीक या चिन्ह के रूप में चूड़ी या सिंदूर का टीका वगैरह लगाती हैं, क्या पुरुष भी शादीशुदा होने के नाते कोई संकेत का इस्तेमाल करते हैं? सर ये मेरे नॉलेज में नहीं है। अच्छा, आप शादीशुदा हैं? अभी शादी नहीं हुई है? जी नहीं हुई सर। अभी नहीं हुई है। तो शादीशुदा लोग को देखा तो होगा ही? देखा है सर, लेकिन ऐसी कोई चीज़ मेरे भाई शादीशुदा हैं तो, लेकिन मैंने उनको ऐसा करते हुए कभी देखा नहीं है कोई। तो क्यों ऐसा क्यों है कि नारी को चूड़ी या सिंदूर लगाना पड़ता है ये जताने के लिए कि वो शादीशुदा है, और पुरुष के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं? सर पुरानी रीति रिवाज हैं। हाँ, तो इस रीति रिवाज के पीछे कोई तर्क है कि ऐसे ही तर्कहीन रीति रिवाज है ये? सॉरी सर, मुझे इस बारे में जानकारी। अच्छा ठीक है, ये बताइए, आप शायद मथुरा में काम कर रहे हैं? यस सर, अभी हाल ही में। मथुरा मध्यकाल में शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, ये पता है? नहीं सर, सॉरी सर। दयानंद सरस्वती की ज़्यादातर शिक्षा वहीं हुई, उनके गुरु वहीं रहते थे। नहीं सर, मुझे इस बार। अच्छा, सूरदास आसपास में कहीं रहते थे, ये तो पता है? जी सर। सूरदास के नाम पे किसी जिले का नामकरण होना चाहिए, या कोई जिला है उनके नाम पर? सर जिला कबीर के नाम पर तो एक जिला है, संत कबीर नगर। संत गोरखनाथ के नाम पर भी है। ऐसे कितने संतों के नाम पे जिलों के नाम पड़े हैं यूपी में? संत रविदास के नाम पे भी है। संत रविदास के नाम पर भी है, ठीक है। कबीर के नाम पर संत कबीर नगर है, और संत गोरखनाथ जी के नाम पर गोरखपुर है। बुद्ध के नाम पे भी कोई है? गौतम बुद्ध नगर है सर और रिकॉल नहीं कर। तो यूपी प्रशासन सूरदास और तुलसीदास के साथ सौतेला आचरण क्यों कर रहा है? इन दोनों के नाम पे भी जिले का नामकरण होना चाहिए। सर सूर जिस क्षेत्र से आते थे, अगर ऐसा देखा जाए तो जिस क्षेत्र से सूर आते थे वहाँ पे श्री कृष्ण जी का पहले से विख्यात थे, और मथुरा नगरी उनके नाम से जानी जाती है, उनके लिए जानी जाती है, तो इस वजह से शायद नहीं ध्यान दिया हुआ। और साथ ही साथ तुलसीदास जी का भी अयोध्या में कार्यक्षेत्र रहा था, अयोध्या के श्री राम उनके आराध्य थे, तो शायद अयोध्या का नाम भी रखा गया सर। अच्छा, तो आपको लगता है कि उचित है उनके नाम पे कोई जिले का नामकरण करना जरूरी नहीं है? नहीं, जरूरी नहीं सर, लेकिन अगर कोई ऐसी डिमांड नहीं है और कॉस्टली अगर पड़ता है नाम चेंज करना, तो सर आप यही सोचिए ना कि तुलसीदास इतने बड़े साहित्यकार, सूरदास इतने बड़े साहित्यकार, इतने करोड़ों लोग उनकी रचनाएं रोज पढ़ते हैं। कबीर की रचनाओं को तो आम लोग उतना पढ़ते भी नहीं है रोज। रामचरितमानस का पाठ तो भारत के करोड़ों लोग रोज करते हैं, फिर भी उनके नाम पे जिले के नामकरण की मांग क्यों नहीं उठी है? सर ये तो जन सामान्य की बात है कि वो किस मुद्दे को ज़्यादा उठाते हैं, लेकिन मैं तो यही समझता हूँ कि सर अगर तुलसीदास सब जगह, उनका रामचरितमानस जो रचना है सब जगह फेमस है, तो ऐसी कुछ ज़रूरत महसूस नहीं की होगी जनता ने। ठीक है विजय। विजय जी, स्टार्टअप क्या होता है? सर स्टार्टअप एक नई सूक्ष्म कंपनी होती है, जो कि सूक्ष्म नहीं सर, एक नवाचार पे आधारित एक कंपनी होती है
इसका टर्नओवर सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ टर्नओवर, और किसी नए विचार या नए आइडिया पे आधारित कंपनी होती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्टअप के लिए क्या किया है कि स्टार्टअप को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए क्या किया है कुछ? सर न्यू स्टार्टअप पॉलिसी लेके आए हैं। स्टार्टअप पॉलिसी 2020 लेके। क्या है इसका मुख्य प्रावधान बताइए। इसका प्रावधान है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लगभग 100 नए स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के लिए इकोसिस्टम तैयार करना और 10,000 नए स्टार्टअप के लिए पारिस्थितिकी जो पारितंत्र निर्माण करना सर, इसका मुख्य लक्ष्य है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जो अभी बजट आया है 2021-22 का, ये 4 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। क्या बता सकती है ये 4 मुख्य स्तंभ कौन कौन से हैं? गैस कर सकता हूँ? हाँ प्लीज़। सर एक जन स्वास्थ्य, अनुसंधान। चलिए गेस मत कीजिए, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने श्रमिकों के कौशल विकास के लिए कुछ योजनाएं चला रही हैं, आप बता सकते हैं उन योजनाओं के नाम? सर सॉरी सर, मुझे सारी नहीं पता, लेकिन जैसे स्किल इंडिया डेवलपमेंट कार्यक्रम चल रहा है, एक मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना चालू की है उन्होंने, जिसमें और एक इंटर्नशिप आधारित एक योजना चालू की है जिसमें कि 2500 रुपये की इंटर्नशिप देते हुए और सूक्ष्म और लघु उद्योगों में एज अ ट्रेनिंग कार्य करने के लिए, जिससे कि वो काम को भी सीख सकें और उन्हें थोड़ी सी आय का अन्य स्रोत भी मिल सके। अच्छा, ये जो तीनों कृषि बिल पर इतना विवाद है, इन तीनों बिलों के नाम बता सकते हैं आप? कोशिश कर सकते। हाँ बताइए। पहला सर, पहला कृषक उपज वाणिज्य और व्यापार सरलीकरण एवं संबद्धीकरण विधेयक 2020, और एक आवश्यक वस्तु अधिनियम, और एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। अच्छा विजय जी, बताइए कि अर्थव्यवस्था में अभी जो जीडीपी के लगातार आंकड़े आए हैं 3 क्वार्टर के, तो इन क्वार्टर माने तिमाही के जो आंकड़े आए हैं, इन आंकड़ों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को आप कहाँ रखते हैं? मंदी में कि सुस्ती में कि संकुचन में, कहाँ रखते हैं? आपको पता है ना ये तो, मंदी संकुचन। अच्छा ठीक है सर, मैं सुस्ती में रखना चाहता हूँ। सुस्ती में क्या होता है? सुस्ती और मंदी में अंतर? सुस्ती क्या होता है पहले बताइए। सुस्ती में जब किसी क्वार्टर में जीडीपी की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है सर, अपेक्षाकृत जितनी। पहले क्वार्टर का जीडीपी 23.9% से निगेटिव, दूसरे क्वार्टर का 7.5% से निगेटिव, तो ये सुस्ती हुआ? नहीं सर, हम कंपैरिजन लास्ट ईयर के से करेंगे इसलिए। तो आंकड़ा जो है वो तो आप दिखा रहे हैं ना, कंपैरिजन करके तो आंकड़ा आया है ना। हाँ, तो सर ड्यू टू कोविड इफेक्ट ये सब। नहीं तो आप इसको तब भी सुस्ती में रखेंगे अर्थव्यवस्था को? नहीं, पहले से सुस्ती में थी सर, ड्यू टू कोविड इफेक्ट और ज़्यादा हो गई। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कि विनिवेश क्या होता है बताइए। सर, विनिवेश होता है सरकार अपनी कोई भी हिस्सेदारी को किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट में अपनी हिस्सेदारी को अगर बेचती है किसी शेयर को और कंट्रोल अपने पास रखती है, तो सर जो हिस्सा जाता है। क्या निजीकरण और विनिवेश एक समान होता है? सॉरी सर, ज़्यादा सेम नहीं होता, लेकिन ये स्ट्रैटेजिक पॉलिसी होती है डिस इन्वेस्टमेंट करना। चलिए ओवर टू सर प्लीज। विजय, यस सर। मुझे ये बताइए कि भीड़ तंत्र से क्या समझते हैं? सर, भीड़ तंत्र जब भीड़ उग्र होके जब कोई फैसले लेने लगती है जो कि अवैध रूप से लिए जाते हैं, तो ऐसे फैसले जो तंत्र करता है उसे भीड़ तंत्र कहते हैं। भीड़ तंत्र कहेंगे, ऐसा कुछ मतलब औपचारिक शब्द है या ऐसे ही बना दिया हुआ शब्द? औपचारिक नहीं सर, इंसिडेंट से बन गया। अच्छा, ये मॉब लिंचिंग की घटनाएं जो होती हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या जिम्मेदार है? क्या हमारे कानून सख्त नहीं है? लोगों को ये भरोसा है कि मतलब उन पर कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो एक भीड़ का हिस्सा है? क्या वजह है, मूल वजह क्या है? सर, भीड़ का कोई रूप नहीं होता, और ऐसे टाइम में लोग रूमर्स वगैरह फैला के अपने जो हित होते हैं उनको साध लेते हैं, और भीड़ में भी ऐसे लोग असामाजिक तत्व सक्रिय हो जाते हैं जो कि ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाते हैं और उन अवैध कृत्यों को अंजाम दे देते हैं, जो कि और ये सोचते हैं कि हम इनसे बच निकलेंगे सर, इसलिए ऐसे लिंचिंग ज़्यादा होती है। अभी मुझे आप ये बताइए कि ब्लैक होल से क्या समझते हैं? ब्लैक होल क्या होता है? सर, ब्लैक होल एक खगोलीय अवधारणा है जिसमें एक स्टार होता है जो कि अपने परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है। अच्छा, इसका पता कैसे लगा सकते हैं कि ब्लैक होल है कि नहीं है? सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, आपको पता है ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं? सॉरी सर, नहीं पता है आप? और मुझे ये बताइए कि अभी एक हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस वाली कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो इसमें हार्ट ऑफ एशिया कौन से देश को कहा जा रहा है? सॉरी सर, नहीं सुना आपने? अफ़गानिस्तान में जो पीस प्रोसेस है उसमें भारत क्या चाहता है? किस तरीके का पीस प्रोसेस होना चाहिए? शांति वार्ता कैसी होनी चाहिए?
सर भारत के हित जुड़े हुए हैं अफगानिस्तान से, क्योंकि वहाँ पे भारत का काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो भारत चाहता है कि हमारे हितों की भी रक्षा हो और एक ऐसे समाधान की ओर बढ़े जिससे क्या लोकतंत्र। भारत की सीमा लगती है अफगानिस्तान से? सर लगती है। कौन सी जगह है वो? अफगानिस्तान का कौन सा हिस्सा है वो? एक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है उसको, जो अभी क्या वो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है या भारत के पास है वो, जिससे सीमा पाकिस्तान जुड़ती के अवैध कब्जे में है। और सर उसका नाम आई थिंक गैस कर सकता हूँ, बताइए। कंफर्म नहीं है, खैबर दर्रा है। नहीं, खैबर दर्रा तो तो सर नहीं है। सॉरी सर। ठीक है, मुझे ये बताइए कि अभी जो भारत और चीन के बीच में विवाद रहा काफ़ी दिनों तक, तो इसमें इसको लेकर कुछ लाइंस हैं, ठीक है, एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और कौन कौन सी लाइन है जो भारत और चीन की सीमा के संबंध में हम पढ़ते हैं? सर एक मैकमोहन, और कोई? सर एक ही रिकॉल है मुझे। अच्छा, ये मैकमोहन लाइन कौन से समझौते के या कौन से कन्वेंशन के बाद आई है, और क्या चीन इसे मानता है? सर कन्वेंशन का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन 1914 में आई थी और चीन इसको मानने से इनकार करता है। अच्छा, ठीक है। और क्या चीन ने और किसी देश के साथ इसको लाइन को स्वीकृति दी है या मान लिया है किसी और देश के साथ अपनी सीमा निर्धारण में? सॉरी सर, मुझे नहीं है जानकारी। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, आप तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो गोदान जो पुस्तक है आपने पढ़ी होगी, तो उसमें आपके हिसाब से जो महिलाओं का चित्रण किया गया है, तो वो क्या दर्शाता है? प्रेमचंद उदारवादी सोच दिखाता है या बहुत ही उनकी ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव सोच दिखाता है महिलाओं को लेकर? सर अगर उसमें शहरी कथा को देखा जाए तो जो भी मालती के माध्यम से दिखाया गया है, या फिर एक और करेक्टर है, मैं उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उनके माध्यम से दिखाया गया है, तो वहाँ पे उनका दिखाया जाता है कि एक भारतीय नारी या फिर जो रूढ़िवादी आदर्श नारी की जो स्थिति दिखाने की कोशिश की है। लेकिन हम सब गांव के जो पात्र होते हैं उनको देखें, अगर झुनिया को देखें, तो हम देखते हैं कि उनका जो झुनिया का जो तेवर दिखाया गया है गोदान में, तो वो उदारवादी नहीं है और ना ही वो एक। तो अल्टीमेटली आप क्या कहेंगे कि प्रेमचंद उदारवादी हैं नारी को लेकर, या मतलब संकीर्ण सोच रखते हैं? सर मैं ये नहीं कहूँगा संकीर्ण सोच रखते हैं, लेकिन वो दोनों बैलेंसिंग है कि वो एक। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ मेरा बस ये अंतिम प्रश्न है कि अभी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा कि अगर महिलाएं सही तरीके के वस्त्र नहीं पहनती हैं तो ये मतलब बहुत अच्छे संस्कार नहीं जाते हैं बच्चों में और समाज में भी। आप इस बात से सहमत हैं कि उनकी मंशा और जो बोलना है वो ठीक बोलना चाह रहे थे, लेकिन उसको मीडिया ने गलत इंटरप्रेट किया है, या उनकी ये सोच और वक्तव्य दोनों ही गलत है? सर अगर वो उन्होंने ऐसा बोला है। आपने ये नहीं सुना है? नहीं सर, मैंने उनकी स्पीच नहीं सुनी सर, जो मीडिया में रिपोर्ट्स थी वो सुनी। वो सुनिए आपने। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा बोला है किसी के वस्त्र के बारे में, महिलाओं के वस्त्र के बारे में, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। व्यक्तिगत राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19। व्यक्तिगत आर्टिकल 19 में भी अगर रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं ना, यदि अगर किसी से व्यापक समुदाय पे इसका असर पड़ता है तो हमें रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए और फॉलो करना चाहिए उस चीज़। तो आप मानते हैं कि उन्होंने गलती की है? सर अगर ऐसा कहा है तो गलती की है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ ठीक है स्पीच है। सर। विजय, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कौन सा नायक, चरित्र नायक सबसे उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण नज़र आता है? सर गांधी जी। और अंग्रेज प्रशासकों में भी कोई आपको अच्छा लगता है? सर सॉरी, कोई भी नहीं अच्छा लगता? सर मैंने हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ी नहीं है, अच्छा, तो प्रशासकों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, तो ये बताएं कि यूपी में सबसे प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? सॉरी सर। बता सकते हैं कि सबसे पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री किस काल में हुए? नहीं सर, मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा। यूपी के बारे में भी नहीं पढ़ा है? नहीं। तो आपने कहा कि आप शिक्षा पदाधिकारी हैं, उसके पहले क्या कर रहे थे? सर उसके पहले मैं बीएड किया था। काम अभी शुरू, 4 दिन से ही शुरू किया, उसके पहले नहीं किया? हाँ सर। तो इन 4 दिन की ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा है? क्या दायित्व हैं आपके खंड शिक्षा पदाधिकारी ग्रुप में? सर जैसा कि सिखाया जा रहा है कि आपके जो कार्य हैं इंस्पेक्शन का कार्य है, विद्यालय में जाके इंस्पेक्ट करेंगे कि विद्यालय में शिक्षण जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से हो रही है, और सर इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य जो ऊपर शासन से निर्देश मिले हैं उस सुचारू रूप से हो रहा है। बाकी वहाँ की साफ़ सफाई की व्यवस्था और टीचर्स की जो अगर उपस्थित हैं या अनुपस्थित हैं, या उपस्थित हैं तो वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या वो
पाठ्य योजना है उसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सर। तो अभी तक की रिपोर्ट क्या कह रही है कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता ठीक है, मतलब शिक्षक में पढ़ाने की निष्ठा है, कौशल है, बुनियादी ढांचा सुविधाएं अनुकूल हैं, विद्यार्थियों में विद्या अर्जित करने की प्रवृत्ति है? सर अब काफ़ी हद तक इस मुकाम पे कायाकल्प हो चुका है स्कूलों का, और जो नए रिक्रूट टीचर्स आए हैं वो भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहे हैं सर, जो मैंने देखा है अब तक। तो अगर सब कायाकल्प हो ही चुका था तो ये नई शिक्षा नीति लाने के पीछे की क्या सोच है, क्यों ज़रूरत पड़ गई? सर एक तो नई शिक्षा नीति की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि जो रटने वाली शिक्षा थी उसको हटाने, उसकी जगह पे एक तर्क वाली या सोचने वाली शिक्षा पे लाने बच्चों के लिए इस प्रकार की शिक्षा आवश्यक थी। दूसरी एक मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता थी, और जिसके लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता। तो अभी तक की शिक्षा आपको लगता है मूल्यपरक नहीं रही है? जी ठीक थी सर, लेकिन अब चेंजेस हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो उस हिसाब से, और नए चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उस हिसाब से नई एजुकेशन पॉलिसी भी की ज़रूरत थी। ठीक है, आपका इंटरव्यू पूरा हो गया, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आइए विजय, बैठिए। कैसा रहा अनुभव, परफॉर्मेंस? सर आंसर देने की जो स्टाइल है वो कैजुअली लगती है मुझे अपनी। हाँ, तो ये कैजुअल तो आप ही के सिरे से है, तो क्यों कैजुअल है? सर कभी ऐसे इंटरव्यू दिए नहीं है ना सर, पहली बार। अच्छा, मॉक पहली बार? हाँ सर। देने आए। तो अभी 8 अप्रैल को इंटरव्यू है आपका? यस सर। वक्त तो आपके पास 7 दिन है, तो ठीक है, अगर आपने अपनी कमज़ोरी पकड़ ली है तो उसको तो आप सुधार ही लेंगे। और सर करंट अफेयर की नॉलेज बहुत कम है। वेरी गुड, ये कमज़ोरी भी आपने पकड़ ली। और सर अपने डिपार्टमेंट से संबंधित भी अभी नॉलेज कम है, उसको भी मुझे, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उस डिपार्टमेंट की नॉलेज, और जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ की भी नॉलेज कम है, जैसे कि मैं समझ पाया। ठीक है, तो 6-7 दिन में आप ये सब अपना दोस्त कर लीजिएगा। लिबास यही पहन के जाने वाले हैं? यस सर। ठीक है, टाई का रंग थोड़ा देख लीजिए, अगर दूसरा टाई उपलब्ध है? हाँ सर। ऑड मेंबर नहीं बनना चाहिए, मतलब ये टाई आपका थोड़ा सा और ऑफ बिट है। ठीक सर। तो बरबस ध्यान जाता है। खैर, तो आप एक बढ़िया कैंडिडेट हैं, इसलिए हम लोग को ये महसूस हुआ आपस में चर्चा करने के बाद कि आपके मामले में कोई बड़ा परिवर्तन की सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सिर्फ ध्यान रखिए, आपने सही कहा कि थोड़ा सा जाते समय कैजुअल दिख रहे थे, तो वो न दिखे। प्रवेश आपका अच्छा था, शिष्टाचार वगैरह की बातें सब अच्छी हैं, बैठने की भंगिमा अच्छी है, अलर्ट हैं आप, अटेंटिव हैं, ध्यान से आप प्रश्न सुन रहे हैं, प्रश्न समझ भी रहे हैं और प्रश्न गढ़ रहे हैं, तो उससे लगता है कि आप बुद्धि में चपलता है और अलर्ट भी हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी बहुत सारी सकारात्मक है। आपके उत्तर में फ्लो है, मतलब वाक्य के गठन में फ्लो है। वॉकिंग फॉर प्लेजर आपने अपनी हॉबी बताई है, तो ये वहाँ अभी उनके सूचना रहेगा। तो ये एकदम से प्लेजरली वॉक इन नहीं करना है, मतलब एकदम से लापरवाह वॉक इन नहीं करना है, थोड़ा सा एनर्जी लेवल के चटक के साथ, चुस्ती के साथ जाइएगा। और लौटते समय भी जब अभिवादन करें, धन्यवाद दे लौटते समय, और ठीक से चल के जाए। ठीक सर। बहुत ढीला ढाला जाना ठीक नहीं है, वो अंतिम इंप्रेशन ठीक नहीं है। लेकिन बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कोई बड़ा हस्तक्षेप करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। इसको बनाए रखिए, करेंट अफेयर्स वगैरह देख लीजिए। ठीक है। ऑल द बेस्ट।